आप लोगों को पता है पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 1/4 एरिया जो है वो लैंड है एंड 3/4 एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, होल ग्लोब जो है वो वाटर से कवर्ड है। एंड उसमें भी अगर हम बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ इंडिया हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो आप कि 1/4 एरिया जो है वो लैंड कवर्ड है, ऊपर से इंडिया की अगर हम बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। एंड ये जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेट 2.4% ऑफ द होल लैंड है। क्यों बता रहे हो आप? बिकॉज आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंड रिसोर्सेज। हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट में किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, हमने रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन भी देख ली है। एंड इसके साथ साथ हम जान चुके हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए हमें। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने छोटे से प्यारे से चैनल पासवे द नेक्सस ऑफ सक्सेस में। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, और इसीलिए सारी की सारी चीजें मैंने बताया आप लोगों को कि लैंड रिलेटेड जो छोटी मोटी डू यू नो फैक्ट्स, वो उसके पीछे यही पर्पस था। सर लैंड रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्स का मतलब क्या, याद करें हम। Resource everything which satisfy our needs, which is technologically accessible, feasible, economically viable, and culturally acceptable. Everything is termed as resource. Land हमारे लिए one of the most important resource है, इसीलिए लैंड एक रिसोर्स है एंड इसी लैंड को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अपन वो क्या कहते हैं फिल्मों में देखते हैं ना, भाई जीवन के लिए 3 चीज बहुत अत्यंत जरूरी, रोटी कपड़ा मकान, और वो तीनों की तीनों चीजें जो है वो हमें लैंड से मिलती है। इसीलिए अभी हम लोग लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लैंड एज ए रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, बातों ही बातों में इतना तो समझ में आ गया है कि लैंड जो है, और इवन हम अपने कौन साइंस से देखें तो भी हमें समझ में आता है कि लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि खाने के लिए 95% चीजें जो है वो हमें लैंड से ही मिलती है। अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने क्लोथिंग के लिए, ये जो भी 95% चीजें हैं वो हमें लैंड से मिलती है। एंड लैंड की अगर हम बात करें तो ये हमें ऑफ कोर्स रहने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बोलते हो शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमारा लैंड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में ही तरीके से समझेंगे। हम समझेंगे कि पहले लैंड का सिस्टम क्या है, फिर हम जानेंगे कि इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है, कि लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि लैंड के यूजेस किस किस फॉर्म में हम लोग करते हैं यहाँ पे। फिर हम जानेंगे कि लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया में, एंड उसके बाद हम एक कंक्लूजन लाने की कोशिश करेंगे कि किन वजहों से लैंड हमारी, चूंकि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो खराब हो रही है। एंड उसको खराब होने से, उसको डिग्रेड होने से उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि लैंड एज अ रिसोर्स। तो अभी ये सारी चीजें भाई नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बहुत बार इवन वन लाइनर्स में, वन वर्ड क्वेश्चंस में, इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो भी ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लैंड आपको बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, रोटी कपड़ा मकान सबसे कॉमन चीज। हम लैंड को यूज किस किस पर्पज से करते हैं, तो लैंड को हम वेरियस पर्पसेस से यूज करते हैं, जिसमें से एक पर्पस फॉरेस्ट, दूसरा पर्पस कल्टीवेशन, एंड तीसरा अभी समझ लेंगे।
तो पहली चीज जिस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं वो है फॉरेस्ट। दूसरा कल्टीवेशन के लिए। अगर हम कल्टीवेशन में बात करें तो लैंड को हम दो अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ सकते हैं। एक नेट सोन एरिया एंड दूसरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सर नेट सोन एरिया का क्या मतलब है? मतलब वो सारा का सारा एरिया जो कि सोन है, सोन मतलब बोया गया है, बोले तो एग्रीकल्चर हुई है, उस पूरे एरिया को हम कहेंगे नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब, इसका मतलब है नेट सोन एरिया प्लस एरिया विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, या फिर एरिया विच इज कल्टिवेटेड for more than once in an agricultural year। सर एग्रीकल्चरल ईयर मतलब क्या ये नॉर्मल ईयर से अलग होता है? हाँ, हम जिस ईयर को यूज करते हैं अपने पर्पसेस के लिए वो होता है ग्रेगोरियन ईयर, और उसको हम इंग्लिश ईयर भी कह सकते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर पे एंड करता है। इसी तरीके से अगर आप टैक्स पेयर्स के लिए देखो तो आपने देखा होगा उनके लिए फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि, या असेसमेंट ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चरल ईयर की अगर हम बात करें तो ये 1 जुलाई से शुरू होता है एंड एंड्स ऑन 30 जून, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल ईयर। यानी वो कोई भी एरिया, वो कोई भी लैंड जिसको आपने कल्टीवेट किया है एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस, तो वो लैंड, वो एरिया प्लस में नेट सोन एरिया, ये दोनों मिलाकर जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो कल्टीवेशन के पर्पस में अगर हम बात करें तो हम दो तरीकों की एरियाज, दो तरीके के लैंड्स की बात कर सकते हैं, एनएसए प्लस में जीसीए। तीसरा जो कि लैंड्स को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं फैलो लैंड्स में। फैलो लैंड्स वो लैंड्स होती हैं जिनमें कल्टीवेशन पॉसिबल है बट कल्टीवेशन नहीं करी जा रही है, उस जमीन को ऐसे ही खाली छोड़ दिया है, उसको अपन हिंदी भाषा में या फिर भोजपुरी भाषा में उसको पड़ती जमीन भी कहते हैं, ऐसी ही पड़ी हुई है बस। ऐसी जमीनों को हम फैलो लैंड्स बोलते हैं। एंड फैलो लैंड्स को अगर हम देखें तो इसको बांट सकते हैं करंट फैलो प्लस में अदर देन करंट फैलो। अब सर ये करंट फैलो किसे कहेंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड किसे कहेंगे? करंट फैलो लैंड उस लैंड को कहते हैं जिसको हम लोग आइदर 1 एग्रीकल्चरल ईयर और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है हमने, मींस लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। AY शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, यहां लिख दे दो मैं एग्रीकल्चरल ईयर। तो जिस जमीन को आपने एक साल, एक पूरे एग्रीकल्चरल ईयर के लिए या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर के लिए आपने खाली छोड़ा हो, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, तो उस लैंड को हम लोग कहते हैं करंट फैलो। वही कोई भी लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड,
फॉर मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर, ऐसी लैंड को हम लोग कहते हैं अदर देन करंट फैलो। ऐसी जमीनों को हम लोग अदर देन करंट फैलो कहते हैं, जिनको हम 1 एग्रीकल्चरल ईयर से 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक हम लोगों ने उनको उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं करी है, तो वह है आपका अदर देन करंट फैलो। इसी तरीके से अगर हम चौथे पार्ट में बात करें कि लैंड को और फर्दर किस पार्ट में कैटेगराइज किया सकता है, तो अपन उसको अदर नॉन कल्टीवेटेड लैंड्स में पार्ट कर सकते हैं। अब अदर नॉन कल्टीवेटेड लैंड्स कौन कौन सी हैं? अगर हम अदर नॉन कल्टीवेटेड लैंड्स में देखें तो हमारे पास पैस्चर लैंड्स हैं, यानी ऐसे लैंड्स जहां से खाने के लिए गाय गरु जो होते हैं उनको खाने के लिए पैस्चर्स मिलते हैं, या फिर उनको चराने के लिए घास फूस मिल जाती है, बोले तो ग्रेजिंग लैंड्स भी कह सकते हैं आप उन्हें। इसके साथ साथ अदर नॉन कल्टीवेटेड लैंड्स में आपकी क्या कहते हैं, कल्ट्रुएबल लैंड्स भी आती हैं। कल्ट्रुएबल लैंड्स उनको कहते हैं विच आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसी कोई भी जमीन जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया है, जिसके ऊपर कोई खेती नहीं करी गई है 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज्यादा, तब हम उसको कल्ट्रुएबल लैंड कहते हैं। इसके साथ साथ एक और कैटेगरी बनाई जा सकती है, लैंड्स हैविंग ट्री क्रॉप्स ग्रूव, यानी ट्रीज तो है बट ये ऐसी ट्रीज है जिनको आप कल्टीवेशन में काउंट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि रोड्स के किनारे या रोड्स के बीच में जो ट्रीज लगा रखी हैं उनको किसी कल्टीवेशन का पार्ट नहीं मानते, तो वो भी लैंड के रूप में यूज किया जा सकता है, जिसको हम लोग लैंड्स हैविंग ट्री क्रॉप्स ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। एंड फाइनली जो लैंड को हम लास्ट कैटेगरी जिसमें बांट सकते हैं वो होते हैं आपके नॉन कल्टीवेबल लैंड्स, यानी ऐसी लैंड्स जिनका कल्टीवेशन तो हो ही नहीं सकता भाई। थोड़ा सा झूठ भी बोल रहा हूं मैं, कल्टीवेशन कराने के लिए हमें बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, तो इनको हम लोग जनरली कह देते हैं नॉन कल्टीवेबल लैंड्स, ऐसी लैंड्स जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसी लैंड्स में हमारे पास है बैरन लैंड्स, या फिर कह लो वेस्ट लैंड्स, बंजर जमीन है। एंड दूसरा लैंड्स पुट इन यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जिन लैंड्स को हमने यूज किया है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। अब नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ऑफिसेज बनाने के लिए, तो इन पर्पसेस के लिए अगर हमने किसी भी लैंड को यूज किया हुआ है तो फिर हम लोग उसको लैंड पुट इन यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस में कैटेगराइज कर देते हैं। तो हम इंडियंस या फिर जनरली अगर हम बात करें सारी वर्ल्ड में सारी कंट्रीज के हिसाब से भी बात करें तो भी हम लैंड्स को इन जनरली इन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? फॉरेस्ट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, कल्टीवेशन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, कल्टीवेटेड लैंड है लेकिन आपने उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं करी हुई है तो वो फैलो लैंड कहलाया जाएगा। फिर अदर नॉन कल्टीवेटेड लैंड्स की बात कर सकते हैं, मतलब कल्टीवेटेड लैंड है बट उसको हम लोग कल्टीवेशन पर्पस में यूज नहीं कर रहे, तो ऐसे में पैस्चर लैंड्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड्स हो गए, कल्ट्रुएबल लैंड्स हो गए, लैंड्स हैविंग ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स हो गए, तो ये सारी की सारी चीजें।
ऊपर से नॉन कल्टीवेबल लैंड्स, मतलब वैसी लैंड्स जो कि कल्टीवेबल नहीं है, उसमें बंजर जमीनें, बैरन लैंड्स और वेस्ट लैंड्स, एंड साथ में लैंड्स पुट इन यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। एंड नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो जमीनें हैं वो हैं आपकी एग्जांपल के तौर पे रेसिडेंशियल जमीनें, कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो जमीनें हैं वो आपकी इस कैटेगरी में डाली जाएंगी। ओके, तो अभी तक हम लैंड रिसोर्सेज में बात करें तो हमने पहले देखा कि ग्लोब पर लैंड का क्या सिनेरियो है, फिर हमने देखा कि इंडिया में लैंड का क्या सिनेरियो है, एंड हमने जाना कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। परसेंटेज वाइज देखें तो 2.4% ऑफ द ग्लोब आपका इंडिया है, जहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस मोस्ट पॉपुलस कंट्री है शायद अब तक के एस्टिमेट्स है, अप्रोक्सीमेटली अबव मोर देन 140 करोड़ के साथ। तो वैसे तो ये गलत बात है, बट चलो किसी चीज में भी है ना। एंड इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इंडिया हमारे और किसी चीज में आगे नहीं है, बस थोड़ा सा फन पर्पस के लिए। ओके, एंड इसके साथ साथ हमने ये जाना कि लैंड को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, उनके यूज क्या क्या है। तो ये हमारे, जल्दी से भाई स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट ले लो, और लिखना हो लिख लो। ओके, तो हमारे अभी हमने जाना कि लैंड जो है उसको हम किन किन पर्पसेस से यूज कर सकते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 43% जो लैंड है वो प्लेन है। अब प्लेन है तो आपको समझ में आ रहा हो कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग यहां प्रेफर करते हैं। 30% लैंड की अगर हम बात करें तो माउंटेन फॉर्म में। अब क्योंकि 30% लैंड जो है वो माउंटेन के फॉर्म में, तो इसको अपन या तो मोस्टली यूज करते हैं डैम पर्पसेस के लिए, और पेरेनियल रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। इसको टूरिज्म पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और करते भी हैं। एंड 27% की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्लेट्यूज के फॉर्म में, जहां से हमें मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हमें मिलते हैं। आगे जाके हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी ये सिनेरियो है इंडियन लैंड का। यानी मेनली अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 43% प्लेन एरियाज हैं, 30% माउंटेन्स हैं, एंड 27% प्लेट्यूज है। अब यहां पे ये जो भी जमीन है इसको हम किसी ना किसी पर्पस से यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करा था, तो हम ये चेंजेस देखने वाले हैं कि 1961 से लेकर 2014-15 तक क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। अगर आप ये पूरा का पूरा पाई चार्ट देख रहे हैं, ये दो पाई चार्ट्स अलग अलग देख रहे हैं, तो फिर आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या सिनारियोज रहे हैं। अब ये बात समझो कि 1960 से लेकर 2014 तक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। एंड क्योंकि पॉपुलेशन में ज्यादातर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इट मींस कि पहले जो आबादी आपकी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो जमीनें यूज करती थी वो पहले कम थी। एंड ये चीज आप देख सकते हैं यहां से, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज पहले कितना था, 4.95%, जबकि इस पॉपुलेशन चेंज की वजह से अब आप देख सकते हैं कि ये कितना हो चुका है, 8.7%। सर ऐसा क्यों बता रहे हो, मतलब पॉपुलेशन चेंज की वजह से लैंड यूज में कुछ आता है क्या? हाँ, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन, कोई भी टेरिटरी, कोई भी स्टेट, उसका लैंड यूज पैटर्न क्या होगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज होती है फिजिकल फैक्टर्स, एंड दूसरी चीज होती है ह्यूमन फैक्टर्स। यानी कुल मिलाकर ये दोनों चीजें डिसाइड करवाती हैं, दोनों चीजें हमें समझाती हैं कि हमारी लैंड को, हमारे जो टेरिटरी का जो लैंड है उसको किन किन पर्पसेस से या किस तरीके से यूज करना है।
ह्यूमन फैक्टर्स में या फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम पहले बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स में एग्जांपल के तौर पे क्लाइमेट हो गया, वहां का रिलीफ हो गया। रिलीफ मतलब जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्लेन है, माउंटेन है, एंड वहां पे रिवर सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम कहेंगे। तो ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि अगर सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल, अगर बाई चांस वहां पे अगर हम देखें रिवर सिस्टम बढ़िया है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो फिर ऑफ कोर्स आप उसको ज्यादातर प्रिफर करेंगे कि आप उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करें। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर्स हमें डिसाइड करने में मदद करती हैं कि हम लैंड को किस लिए यूज करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं हम। फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों कि फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, बोले तो टोपोग्राफी भी कह सकते हैं आप इसे, फिर ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है, एंड इसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन रिलेटेड है, जो कि लैंड के यूज के पैटर्न को समझाती है। एंड अगर हम बात करें यहां पे तो आप देख सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को आए, यही कारण है कि 4.95% से 8.7% तक हमारी जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हुआ है इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल यूज। पॉपुलेशन आई है भाई, पॉपुलेशन बड़ी है, उसको खाना भी चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमें एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, कल्टीवेशन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन यूज करना पड़ेगा। यही कारण है कि अगर आप देखें थोड़ा सा ही सही, लेकिन 45.26% से 45.5% आपका नेट सोन एरिया है, कल्टीवेबल लैंड है ये, इसको नेट सोन एरिया देख सकते हैं आप, NSA नेट सोन एरिया है ये, जिसमें आपको हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फॉरेस्ट कवर देखो 18.11% पहले था, जबकि हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 हमें सजेस्ट करती है कि किसी भी कंडीशन में अपने को 33% लैंड कवर फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया है, करना चाहिए। तो हम उसके ऊपर भी वर्क करें, हालांकि हम 33% अब तक अचीव नहीं कर पाए, बट स्टिल अगर हम बात करें तो हमने इंक्रीमेंट करा है। एंड आप देख सकते हैं कि 18.1% से 23.3% हमने इसको इंक्रीज कर दिया। पॉपुलेशन बड़ी है, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बैरल लैंड्स हैं, जितने भी वेस्ट लैंड्स हैं, उनको किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज करें। एंड यही कारण है कि जो बैरल लैंड्स पहले 12.01% आपको देखने को मिली थी, वो अब 5.5% पे आ गई है। यानी हमने बैरल लैंड्स को रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए मोस्टली यूज करा हुआ है। इसके साथ साथ कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स को देखो आप, ये भी वेस्टलैंड्स ही हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिनको बहुत दिनों से, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज्यादा हमने उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं करी है, एंड उसको हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, 6.23% से 4% पर लेकर आ गए। आप देख सकते हैं कि इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है मेनली कि पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमने जहां जहां हम सेफ गार्ड कर सकते थे वहां वहां हमने सेफ करा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, उसको खाना चाहिए, खाना के लिए हमने एग्रीकल्चर में भी हमने बढ़ोतरी करी है। तो ये है जनरल लैंड यूज पैटर्न, एंड ये आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे फ्रॉम 1960-61 से लेकर 2014-15 में। ये आपका लैंड यूज पैटर्न। अब सवाल आया कि सर ये जो लैंड्स होती हैं, ये जो जमीनें होती हैं, क्या ये डिग्रेड भी होती है? ऑफ कोर्स, हम एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स, हमारी एक्टिविटीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड को डिग्रेड करती हैं। अब लैंड डिग्रेड होगा तो क्या होगा भाई, अपने को फूड नहीं मिलेगा। मैन मेनली ये समझो, शेल्टर रहने के लिए, एक एग्जांपल के तौर पे माइनिंग जो एरियाज होती हैं उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है
तो वहां पे बहुत दिनों तक तो शेल्टर, मतलब वहां पे इवन आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी आप उस जमीन को नहीं यूज कर पाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ऑल, मतलब अगर हम ऑल द वे इन सब चीजों को देखें तो इसकी वजह से हमारी जो लैंड है, हमारी जो जमीन है, वो वेस्ट हो रही है। तो हमारी जो लैंड रिसोर्स होती है उसको वो डिग्रेड होती हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। सैंड ड्यून्स के बारे में आपने सुना होगा, जो आपके वेस्टलैंड्स हैं, वेस्टलैंड्स खुद भी वेस्टलैंड है, डेजर्ट्स वगैरह, वहां पे सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो जमीन है, बोले तो लैंड है, वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ओवर ग्रेजिंग, इन सब में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें प्रीडोमिनेंट है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है भाई, पेड़ों की कटाई होती रहती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है पेड़ों की कटाई करना, एंड हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि क्योंकि होता क्या है, फॉरेस्ट जो होते हैं वो सॉइल को, लैंड को पकड़ के रखते हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से होता क्या है कि जो सॉइल है वो मतलब फ्लो अवे कर सकती है, फिर वो बह सकती है वहां से, क्योंकि रूट्स जो है वो तो, अब लैंड चला गया तो रूट ने अपनी पकड़ हटा दी, तो अगर उस पर पानी लगे, हवा लगे, तो वो फिर वो लैंड की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी, वो बह जाएगा। ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज्यादा ही चराना। भाई जब भी जितने भी कैटल्स हैं वो जब भी खाते हैं तो क्या क्या करते हैं, जब भी ग्रेजिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि प्लग आउट करते हैं, जो ग्रास है उसको बाहर की तरफ खींचते हैं, एंड बाहर की तरफ खींचने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो रूट्स हैं छोटे छोटे, वो रूट्स जो कि पकड़ बना के रखे हुए हैं, वो भी पकड़ हट रही है। तो ओवर ग्रेजिंग, इरिगेशन, ओवर इरिगेशन की वजह से ये चीज जो है हमें मोस्टली दिखाई देता है पंजाब हरियाणा वगैरह वाले रीजन में, क्योंकि वहां पे गेहूं चावल वगैरह की खेती बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग पानी बहुत ज्यादा एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, और इसकी वजह से होता है सैलिनिटी। क्योंकि वाटर के अंदर अगर हम देखें तो सॉल्ट है एंड साथ में अल्कैलिनिटी। वैसे तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सैलिनिटी का मतलब है सलाइन हो जाना, सॉल्ट एडअप हो जाना, जबकि अल्कलाइनिटी का मतलब है अल्कलीज का एडअप हो जाना। अल्कली जो होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, ये अल्कली, तो इनका एडअप हो जाना क्या कहलाता है, अल्कैलिनिटी कहलाता है। तो ये ओवर इरिगेशन की वजह से ये दो चीजें भी होती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इन दो चीजों की वजह से जो सॉइल की अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट्स वगैरह जो हैं जब सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेन न्यूट्रिएंट दब गया वो फाइनली दब ही गया, फिर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे आप। ओवर इरिगेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट, साथ में एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि वो अपने वेस्ट को क्या करते हैं, जमीनों के अंदर ही दबा देते हैं, तो वो भी लैंड को खराब कर रहा है, वो भी लैंड को पॉल्यूट कर रहा है। पॉल्यूशन का मतलब है कि कोई भी अनवांटेड चीज को ऐड करना पॉल्यूशन है, एंड इस तरीके से लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां से हार्मफुल मटेरियल्स रिलीज होती हैं, एग्जांपल के तौर पे इन डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे चिमनी वगैरह हो गए, तो वहां पे कैल्साइट वगैरह जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हवा में निकलते हैं, फिर वो फाइनली सेटल डाउन हो जाते हैं जमीन पे, एंड जब जमीन पे सेटल डाउन हो जाते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो वाटर है वो अंदर नहीं जा पाता, तो उसने क्या किया कि जो बाहर का पानी है उसको अंदर सीप इन करने से रोक दिया, एंड जब सीप इन करने से रोक दिया तो जो जमीन होगी वो सूखी पड़ जाएगी, एंड सूखी पड़ जाएगी तो वो खराब हो जाएगी।
तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं वो भी इवन लैंड को खराब करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जिनकी वजह से इवन हम कॉमनली बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स मतलब एक जनरल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी क्या करता है भाई, चलते हुए थूक दिया इसके साथ साथ क्या कहते हैं प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, ये भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं बिना केयर किए हुए, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे जमीन को, हमारे लैंड को खराब ही कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हमारी जो जमीन है, लैंड है, वो डिग्रेड हो रही है। अब सवाल आया कि सर ये लैंड रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि खराब हो रहा है, अब इस रिसोर्स को ठीक कैसे, मतलब इस रिसोर्स को बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे करें? तो कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन के लिए अपन क्या करेंगे? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है सर? तो पेड़ काटना डिफॉरेस्टेशन, अगर तो पेड़ लगाना एफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग के लिए क्या करेंगे हम? चेक। ओवर ग्रेजिंग को चेक करो या कंट्रोल करो, एंड कंट्रोलिंग के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकती है कि भाई ऐसा करने का नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं, लोगों को अवेयर कराना। देखो ऑल द वे इन सारी चीजों, सारी समस्याओं का जड़ एक ही है, लोगों को अवेयर कराओ, उन्हें बताओ कि इन सबसे मतलब आपके पर्सनल प्रॉफिट्स ठीक है, बट इन सबसे ऊपर है लैंड, धरती माता। तो अगर बाय चांस आप उनको सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा। ये चीजें समझाना जरूरी है। तो अवेयरनेस भी एक तरीका हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ओवर इरिगेशन के लिए ये अवेयरनेस बहुत फंक्शन करेगा। भाई साहब सीधी बात है, अगर किसानों को समझा दिया जाए एंड प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चेक्स एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करे, गवर्नमेंट ले, तो फिर हम ओवर इरिगेशन को भी रोक सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स के लिए गवर्नमेंट चेक्स, बोले तो स्ट्रिक्ट रूल्स, ये ही फंक्शन करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज जनरली बनाई जाती हैं प्रॉफिट पर्पसेस के लिए, एंड अगर प्रॉफिट पर्पस के लिए तो उनके लिए भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही काम करेंगे, बाकी चीजें लोगों के समझाने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ने का। तो गवर्नमेंट चेक्स प्लस में स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जो कि लैंड को डिग्रेड होने से बचाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से लैंड का क्या पैटर्न है, ग्लोबल लेवल पे, इंडियन लेवल पे लैंड को यूज किन किन पर्पसेस से करते हैं। फिर हमने देखा कि क्या चेंजेस हमें लैंड यूज में देखने को आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जाना कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या क्या कारण है एंड उनके लिए क्या क्या रेमेडीज है, और इस तरीके से हम लैंड रिसोर्स को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स को बचा सकते हैं फ्रॉम डिग्रेडेशन।